हमने लेसन 1 पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया। अब हम आज लेसन 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। नाम है संघवाद। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि आधुनिक जो लोकतंत्र है उनके अंदर सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से होती है, तो उसके बारे में पढ़ा था। इसमें हमने श्रीलंका और बेल्जियम को लेकर 2 उदाहरण दिए थे, जिसमें हमने बेल्जियम का मॉडल जो है बढ़िया मॉडल पढ़ा था, जिससे उनके देश की एकता बढ़ गई थी। और दूसरा मॉडल हमने क्या पढ़ा था? श्रीलंका पढ़ा था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो यहाँ पर हम कहते हैं संघीय ढांचे के अंदर क्या होता है कि संघीय प्रावधानों पर चर्चा करते हैं कि संघवाद को मजबूत करने की नीतियाँ और राजनीति का विश्लेषण किया जाता है कि किस प्रकार से जो संघवाद है संघीय ढांचा बनाया जाए, जिससे क्या हो, संघवाद मजबूत हो और राजनीति अच्छी चल सके। इसमें हम क्या करते हैं, भारत के संघवाद, ठीक है, में नए तीसरे स्तर की स्थानीय स्वशासन की भी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है संघवाद क्या है, इसके बारे में विश्लेषण करते हैं कि संघवाद क्या है। संघवाद का मतलब है कि जिसके अंदर क्या होता है, सत्ता के एक से अधिक स्तर पाए जाते हैं, यानी सरकारों के अंदर एक से अधिक स्तर पाए जाते हैं। संघीय संघवाद वह है जिसमें शासन जो है 2 या 2 से अधिक स्तरों में बटा हुआ होता है। क्लियर हुआ? ये संघवाद के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं वो किसी एक के पास में ना होकर क्या होती हैं, एक से अधिक के पास में होती हैं, यानी एक से अधिक स्तर जो है सत्ता के पाए जाते हैं। जैसा आपने बेल्जियम के अंदर देखा कि बेल्जियम में एक केंद्रीय सरकार थी, फिर उसके बाद में प्रांतीय सरकारें थी, सबकी अलग अलग भूमिका थी और सबके अपने अपने क्या थे, अधिकार थे। ये बात शायद आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ये अधिकार उनको किसने दिए थे? केंद्र सरकार ने प्रदान किए थे। आगे समझ में। और केंद्र सरकार उनको वापस भी ले सकती थी। बाद में 1993 में कुछ संशोधन हुए, जो आपने बेल्जियम मॉडल के अंदर पढ़े थे कि उनकी प्रांतीय सरकारों को क्या दे दिए गए, कुछ संवैधानिक अधिकार दे दिए गए। अब प्रांतीय सरकारें क्या रही, केंद्र पर निर्भर नहीं रही। ठीक है, इस प्रकार से बेल्जियम क्या हो गया, एकात्मक शासन की जगह क्या बन गया, संघीय शासन बन गया। यानी बेल्जियम जब स्टार्टिंग के अंदर जो वो संविधान लिखा गया बेल्जियम का, वो कैसा था, एकात्मक था। यानी वो अपनी प्रांतीय सरकारों को पावर देता भी था और वापस जो पावर है वापस ले भी सकता था। ठीक है, लेकिन बाद के अंदर वहाँ पर क्या होगा, संघीय शासन व्यवस्था होगी कि प्रांतीय सरकारें अब क्या हुई, केंद्र पर डिपेंड नहीं रही। क्लियर? आगे चलिए। भारत के पड़ोसी देश जो श्रीलंका की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो वहाँ पर जो केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार हैं और वहाँ पर तमिल नेता जो हैं वो चाहते हैं कि देश के जो सच्चे अर्थों में क्या बने, संघीय शासन व्यवस्था बने। ठीक है, तमिल नेता अपना अधिकार चाहते हैं, लेकिन जो सहेली लोग हैं उनको अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हैं। संघीय शासन व्यवस्था में देश की सर्वोच्च सत्ता जो है किसके पास में है, आपकी केंद्र सरकार के पास में होती है, और उसमें विभिन्न जो है आपकी इकाइयों के पास क्या होती हैं, उनकी शक्तियाँ बटी हुई होती हैं। प्रत्येक संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। ये आपको पहले भी क्लियर कर दिया कि संघीय व्यवस्था में सरकार के क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक स्तर पाए जाते हैं। इसमें एक सरकार सारे देश के लिए होती है, जिसका अधिकार क्षेत्र क्या होता है, राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। और दूसरे स्तर पर क्या होती हैं, प्रांतीय सरकारें होती हैं, जो क्या करती हैं, दैनिक कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों पर सरकारें अपने अपने काम को क्या करती हैं, स्वतंत्र रूप से करती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि संघीय शासन व्यवस्था में एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक विपरीत होता है। संघीय शासन व्यवस्था क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था के बिल्कुल ठीक विपरीत है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन सिर्फ एक स्तर पर होता है, यानी एक के पास में पावर है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। लेकिन जो केंद्रीय सरकार है, इसमें केंद्रीय सरकार जो है उन प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है। लेकिन जो आपका संघीय सरकार है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपकी राज्य सरकारों को आदेश नहीं दे सकती है, उनके पास अपनी खुद की पावर होती है। इसके लिए वह केंद्र सरकार को किसी प्रकार का जवाब नहीं देना पड़ता। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर के लोगों के लिए जवाबदायी होती हैं। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा के लोगों के लिए जवाबदायी होगी, ठीक है, और केंद्र सरकार क्या होगी, पूरे राष्ट्र के लिए होगी। अब हम यहाँ पर संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है
कि संघवाद की विशेषताएं क्या हैं। तो आप इसको यहाँ से भी अच्छे से याद कर सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो पढ़ना शुरू करें। यहाँ पर नंबर 1 क्या होता है, संघीय व्यवस्था में हमेशा जो है सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। क्लियर, ये बात पहले भी क्लियर होगी कि संघीय व्यवस्था के अंदर सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, याद करते जाइएगा साथ साथ। नंबर 2, भिन्न भिन्न स्तर की जो सरकारें हैं एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। समझिए भाई क्या होता है, भिन्न भिन्न स्तर की सरकारें, यहाँ की आपकी केंद्रीय सरकार यानी आपकी भारतीय गवर्नमेंट और आपकी हरियाणा सरकार, आप तो एक ही है ना, एक ही नागरिक हैं, तो एक ही नागरिक पर क्या करती हैं, दो भिन्न भिन्न स्तर की सरकारें क्या करती हैं, शासन करती हैं। उनको कानून बनाने का, टैक्स वसूलने का, प्रशासन करने का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन चीज़ों के लिए हमसे कुछ अलग चीज़ों के लिए टैक्स लेती है और आपका जो है हरियाणा गवर्नमेंट आपके लिए अलग से टैक्स लेती है। इस बात को समझिए। देखो BSNL का जो आपका बिल है वो कौन लेता है, भारतीय गवर्नमेंट ले रहा है, ले रहा है ना BSNL। लेकिन आपका जो बिजली का बिल है वो कौन ले रहा है, आपका हरियाणा गवर्नमेंट। लिखा होता है ना बिल के ऊपर दक्षिणी हरियाणा विद्युत निगम। क्लियर, तो भिन्न भिन्न स्तर, दोबारा देखें, भिन्न भिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं और उनके कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन करने का अपना अपना अधिकार होता है। नंबर 3, अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं उनकी अधिकार क्षेत्र हमारे देश के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है। स्पष्ट रूप में लिखा है कि केंद्र सरकार को क्या काम करना है, राज्य सरकार को क्या काम करना है, समवर्ती सरकार को क्या काम करना है। ये आपका बिल्कुल केंद्र सरकार के काम और राज्य सरकार के काम क्या है, संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ठीक है, और पंचायती राज के जो काम है वो भी वर्णित है। इसलिए संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के प्राधिकार और अस्तित्व की सुरक्षा की गारंटी देता है। अब क्योंकि अधिकार लिखे हुए हैं इसलिए क्या है, वो अपने अधिकार मांग सकती हैं। क्लियर है, अलग अलग स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र जो हैं उनके संविधान में लिखे हुए हैं, इसलिए संविधान जो है क्या करता है, प्रत्येक स्तर की सरकार के प्राधिकारों की और अस्तित्व की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। क्लियर है। अगला देखिए, हमारे देश के संविधान के मौखिक प्रावधानों में किसी एक स्तर की सरकार स्वयं अकेले नहीं बदल सकती। अगर संविधान में चेंज करना है तो किसी एक स्तर की सरकार जो है इसको चेंज नहीं कर सकती है। ऐसे बदलाव करने के लिए दोनों स्तर की सरकारें आपस में सहमति होनी चाहिए। ठीक है, अकेला ऐसा नहीं है कि सेंटर ने कोई कानून है वो अपने आप बदल दिया, ठीक है, और क्षेत्रीय सरकारों से पूछा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगला देखिए, अदालतों और जो अदालत हैं ये न्यायालय हैं, उनको संविधान और भिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। भिन्न स्तर की सरकारों के मध्य में अगर कोई विवाद होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यानी संविधान में तो लिखा हुआ है कि किस सरकार का क्या अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, अगर विवाद होता है या कोई इसको उल्लंघन करता है तो ये विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं कहाँ जा सकती हैं, न्यायालय में जा सकती हैं। समझ में आ गई बात। ये अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं अलग अलग जगहों से अपना क्या लेती हैं, राजस्व लेती हैं, टैक्स लेती हैं। ये बात आपको पहले भी मैंने क्लियर कर दी कि अलग अलग पर जो टैक्स हम पर लगते हैं उनमें से कुछ टैक्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और कुछ टैक्स कौन लेती है, आपकी हरियाणा गवर्नमेंट यानी प्रांतीय सरकार लेती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संघीय शासन 2 तरह से चल रहा है। इसके 2 उद्देश्य हैं संघीय शासन के। जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका काम क्या है, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना। और जो आपका प्रांतीय क्षेत्र है उसका काम क्या है, क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनका सम्मान देना। ठीक है, ये दोनों काम एक साथ चलते हैं। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया कि संघीय शासन की क्या विशेषताएं हैं। 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। ये भिन्न भिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। इसमें अगला पॉइंट बना सकते हैं कि केंद्र कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अलग अलग स्तर की सरकारें क्या होती हैं, उनके जो काम है संविधान में लिखे हैं। अगर कोई विवाद होता है तो न्यायालय में जा सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट अपने जो है संविधान में लिखे हुए मौलिक प्रावधानों को अकेले नहीं बदल सकती हैं। क्लियर। अगला देखें, अलग अलग क्षेत्रों से क्या करती हैं, वो अलग अलग सरकारें टैक्स वसूल करती हैं। और इन संघीय शासन के 2 उद्देश्य हैं। पहला है आपकी एकता की सुरक्षा करना और दूसरा क्या है, क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना। क्लियर। इस प्रकार से 2 ये पक्ष चलते हैं। अब अगला देखिए, अगला भी आप क्वेश्चन बना लेते हैं।
कि संघीय शासन व्यवस्थाएं जो होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। तो संघीय शासन कितने टाइप का होता है, तो संघीय शासन जो है 2 तरीके से काम करता है। पहला तरीका क्या है, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर बड़ी इकाई बनाना, यानी क्या हो, राष्ट्रों का यूनियन हो। जैसे देखो अमेरिका की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, देशों का संगठन है ना। अगर भारत की बात करें तो राज्यों का संगठन है। क्लियर है। तो पहला तरीका क्या है, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ आए और एक बड़ी इकाई बनाए। अब ये राष्ट्र हैं, ठीक है, तो सब राष्ट्र के, ये सब जो एक साथ राष्ट्र आए हैं, जैसे आपका USA, आपका UK, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप के राष्ट्र, ठीक है, इन्होंने अपनी मर्जी से एक संगठन बनाया। इनमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी प्रभुत्ता के साथ रहते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को कायम रखते हैं, सुरक्षा और खुशहाली को बढ़ाने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इस प्रकार की जो संघीय व्यवस्था वाले क्या हैं, आपके देश हैं। और आमतौर पर इनके अधिकार क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये केंद्र के मुकाबले क्या होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। यानी यहाँ पर जो है, जिन्होंने ये देशों ने मिलकर संघ बनाया, उनके पास अपने अधिकार हैं और वो क्या हैं, सेंटर से ज़्यादा पावरफुल हैं। आगे समझ में, यहाँ प्रांतीय जो हैं, क्षेत्रीय इकाइयाँ वो फ्रीडम वाली हैं। दूसरा तरीका कौन सा है कि बड़े देश जो हैं अपनी आंतरिक विविधताओं को देखते हुए राज्यों का गठन करते हैं, जैसे भारत ने कर लिया, क्योंकि भाषाई आधार पर आपने यहाँ पर जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर हम क्या हैं, बहुत सारे बटे हुए हैं, है ना। विशेष रूप से भाषा के आधार पर हमारे राज्य बने हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, बड़े देश जो हैं अपनी आंतरिक विविधताओं को मद्देनज़र रखते हुए राज्यों का गठन करते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं, राज्य सरकार और जो आपका राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा करते हैं। जैसे भारत में, स्पेन में, बेल्जियम में हुआ है। ये सब एग्जाम्पल आपको याद करने, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद में इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है राज्यों के मुकाबले में। क्लियर है। इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन विशेष स्थिति में अगर किसी एक प्रांत को अलग विशेष अधिकार भी दिए जा सकते हैं। जैसे देखिए, भारत के अंदर सभी राज्यों को बराबर अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर को क्या है, विशेष स्थिति के कारण क्या दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला देखिए, उसके बाद में भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है। तो भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि भारत के बहुत विशाल मुल्क है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं, क्षेत्रों और धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक। तो भारत में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था कैसी है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको रखने के लिए हमने क्या बनाया, एक संविधान बनाया। जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमने एक संविधान बना दिया कि जिसके में क्या किया गया, केंद्र के काम और प्रांतीय सरकारों के काम वर्णित कर दिए गए। क्लियर। नंबर 1 काम तो ये हो गया कि हमने संविधान बनाया। क्लियर। नंबर 2 हमने क्या किया, नंबर 2 में हमने क्या किया, जो आपकी संघीय व्यवस्था है उसके अंदर जो है, संविधान के जो बनाया उसके अंदर विभिन्न प्रावधान रख दिए। और ये प्रावधान कौन से थे, 2 स्तर थे, एक संघ सरकार और दूसरी क्या है, राज्य सरकारें थी, जिसमें केंद्र सरकार को क्या दे दिया गया, पूरा प्रतिनिधित्व दे दिया गया, संपूर्ण प्रतिनिधित्व दे दिया गया, ठीक है। और दूसरा जो है, राज्य सरकारें क्या होगी, इसके अधीन कार्य करेंगी। क्लियर हो गया। आगे देखिए, उसके बाद में भारतीय संघ को जो है प्रतिनिधित्व करता है। बाद के अंदर क्या किया गया, इस व्यवस्था को नगर पालिकाओं और पंचायतों के अंदर भी एक तीसरा स्तर जोड़ दिया गया। पहले 2 स्तर बनाए गए थे, संघ सरकार और राज्य सरकारें, और फिर तीसरा एक संघ बनाया गया, आपका स्थानीय स्वशासन, जिसके अंदर क्या बनाया गया, नगर पालिकाओं और पंचायतों को अधिकार दिए गए। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह यहाँ भी 3 स्तर की जो हैं क्या शासन व्यवस्थाएं हैं, सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, संविधान में वर्णित हैं। और अब जो संविधान के अंदर राज्य और केंद्र सरकारें हैं, इनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इसको लिखने के लिए क्या बनाया गया, एक आपका 3 अनुसूचियाँ बनाई गई। पहला है संघ सूची। संघ सूची में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उनको रख दिया गया, जैसे प्रतिरक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, संचार, मुद्रा, ये सब चीज़ें रख दी गई, जो क्या है राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिनका पर लिया गया डिसीजन पूरे देश को प्रभावित करता है, ठीक है, वो संघ सूची में रख दिए गए। राज्य सूची में कौन से विषय रख दिए गए, जिन पर राज्य सरकार काम करेगी, जैसे पुलिस है, वाणिज्य है, व्यापार है, कृषि है, सिंचाई है, इनके लिए हर जो है प्रांत अपना अपना डिसीजन
लेगा, जैसे हरियाणा अलग लेगा, गुजरात अलग लेगा, पंजाब अलग लेगा। इस प्रकार से क्या है, ये आपकी राज्य सूची के विषय हो गए। और इन पर कौन कानून बनाएगा, आपकी राज्य सरकार जो है वो क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। तीसरी सूची कौन सी है, समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची के अंदर कुछ ऐसे विषय रखे गए जिनमें शिक्षा, विवाह, वन, मजदूर संघ, गोद लेना, उत्तराधिकार ऐसे मामले हैं जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें दिलचस्पी ले सकती हैं। और अगर किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विवाद होता है या टकराव होता है तो केवल केंद्र सरकार का मामला जो है माना जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए देखिए, मान लीजिए विवाह के लिए, गोद लेने के लिए या संपत्ति के लिए, उत्तराधिकार को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, आपके उच्च न्यायालय में जाते हैं ना, हाई कोर्ट में जाते हैं। फिर अगर मान लो हाई कोर्ट से हम संतुष्ट नहीं होते तो फिर हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। यानी फिर अगर इनमें टकराव है तो फिर क्या लेता है, केंद्र सरकार का निर्णय क्या होगा, प्रभावी होगा। आपका सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन लेगा वो क्या होगा, आपका क्या है, आपका उच्च न्यायालय को मानना होगा। क्लियर है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो कुछ विषय बच गए जो बाद में आए, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, है ना, ये इस प्रकार के विषय उस समय तो नहीं थे जिस समय संविधान लिखा गया। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अतिरिक्त विषय, शेष विषय। ठीक है, ये विषय जो हैं आपके जो संविधान बनने के बाद में आए हैं, इनको बचे हुए विषयों के अंदर लिया जाता है। और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। क्लियर है। तो अब आपके देश के अंदर जितने भी मामले हैं उन पर किस मामले पर कौन कानून बनाएगा, ये सब हमारे संविधान के अंदर लिखा गया। तो हमारे भारतीय संघीय व्यवस्था की दो विशेषताएं कौन सी हुई पहली हुई आपका क्या, भारत का अपना एक संविधान है। दूसरा हमने क्या कहा कि जो संविधान के अंदर क्या है, 3 अनुसूचियां बनी हुई हैं जिनके अंदर आपका क्या लिखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय लिखे गए हैं। बचे हुए विषय उन पर कौन बनाता है, केंद्र सरकार कानून बनाता है। ठीक है। अब तीसरी विशेषता देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की तीसरी विशेषता क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर सभी राज्यों को समान इक्वल अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। ठीक है, यहाँ की विधानसभा की अनुमति के बिना यहाँ संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता था। जैसे दूसरे राज्यों के लोग यहाँ जाकर क्या है, कोई भी भारतीय यहाँ पर कोई मकान या जमीन नहीं खरीद सकता था। अब ये पॉइंट ख़त्म हो गया है। अब तो क्या है, सबको साथ लेकर चलने वाली नीति आ गई है ना। अब धारा जो 370 है वो ख़त्म हो गई, तो आप इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर। अगला देखिए, भारतीय संघ की अनेक इकाइयों को मिलकर ही अल्प अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संघ की अनेक इकाइयों को बहुत ही अल्प अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार में वृद्धि के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन पाए। यानी भारत के अंदर देखो क्या इतना है, 28 तो राज्य हैं इस समय, है ना, लेकिन कुछ अलग जगहें भी हैं जिनको क्या बोलते हैं, आपके जो केंद्र शासित प्रदेश आपके यूटी बोलते हैं। यानी वो इतने छोटे इलाके हैं जो अपने आकार में वृद्धि के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन पाए हैं। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलय करना, जो मिलाना जो है वो असंभव है। जैसे लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है। ठीक है, ये आपका यूटी एरिया है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं प्राप्त हैं। तो अब इनका काम कौन चलाएगा, इनका काम कौन चलाता है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ये अधिकार किसको दे दिया गया, यूटी वाला अधिकार आपका केंद्र सरकार को दे दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो सत्ता का बंटवारा है वो संविधान में लिखा हुआ है। और इस बंटवारे में जो चेंजिंग है, अगला पॉइंट हो जाएगा, जो चेंजिंग है वो अकेला जो है संसद नहीं कर सकती है। संसद कैसे चेंज करेगी इसको, सबसे पहले जो संसद है इसमें क्या करेगी, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से इसको मंजूर करेगी। और ठीक है, फिर उसके बाद के अंदर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की क्या दी जाएगी, इसमें मंजूरी दी जाएगी। यानी लोकसभा और राज्यसभा में पहले से 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा और बाद के अंदर कम से कम आधे राज्य, 28 राज्य हैं तो कितने हो गए, 14। ठीक है, तो 14 राज्यों से की विधानसभाओं से क्या देनी होगी, मंजूरी देनी होगी, तब जाकर क्या बनेगा, और आपके जो संविधान है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई विवाद होता है तो फिर शक्ति के बंटवारे के संबंध में से शक्तियों के बंटवारे के संबंध में अगर कोई विवाद है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं।
सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक सरकार अपनी अलग अलग जगहों से टैक्स वसूल करे। इसके लिए भी संविधान में लिखा हुआ है कि किन किन क्षेत्रों पर राज्य सरकार आप टैक्स लेगी और किन किन क्षेत्रों पर क्या लेगी, आपकी केंद्र सरकार जो है टैक्स जमा करेगी। समझ में आ गया? तो आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा भारतीय संघ की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है कि हमने एक संविधान बना लिया, पहला पॉइंट कंप्लीट। नंबर 2, हमने क्या किया, जो आपके संविधान के अंदर 3 सूचियां रख दी जिनके अंदर क्या है काम बटे हुए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धी सूची। इनके अंदर हमने उनको काम बांट कर दे दिए। अगला उसके बाद में हमने क्या कहा, कुछ बचे हुए विषय थे वो उनको हमने क्या दे दिया, केंद्र को दे दिया। फिर हमने कहा कि जो सभी राज्यों को, यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि सभी राज्यों को बराबर का दर्जा दे दिया। ये आपका जो धारा 370 के बाद में जम्मू कश्मीर वाली विशेषता खत्म हो जाती है यहाँ पे। अगला उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ यूटी हैं, ठीक है, राज्यों के अलावा कुछ क्या है, यूटी हैं, और वो यूटी का काम कौन चलाएगा, केंद्र सरकार चलाएगी, ये वर्णित कर दिया। अगला उसके बाद में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो सत्ता का बंटवारा है वो संविधान की बुनियादी बात है, और इसमें अकेला जो केंद्र सरकार है चेंज नहीं कर सकती है, और केंद्र सरकार के इसको बदलाव करना है तो संसद के दोनों सदनों का 2/3 और फिर उसके बाद भी कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी होनी आवश्यक है। फिर हमने कहा कि अगर इसमें फिर भी कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि सरकार को अपना काम करने के लिए, अपनी जिम्मेवारी को चलाने के लिए क्या है, टैक्स लेने होंगे, ठीक है। ये टैक्स किस तरह से लिए जाएंगे, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार किन किन जगहों पर टैक्स लगाएगी और कहाँ कहाँ से टैक्स लेगी, ये भी क्या है पूरी तरह से संविधान में वर्णित है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया इस चैप्टर। अगला नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा और इसको 1 या 2 बार सुनिएगा ताकि ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाए और आपको क्वेश्चन याद करने में बिल्कुल भी समस्या ना आए।